दूसरा विषय है, वो दूसरा विषय है एनआरसी, सीएए और एनपीआर। तो पहले तो ये जो एनआरसी है, एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और सीए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और एनपीआर का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पहले तो इन शब्दों को हम लोगों को समझना होगा। इसके बारे में हमने बहुत बड़े पैमाने पर सारे देश भर में अभियान चलाया था और उसके बारे में लोगों को जगाने का काम किया था। इसके बारे में एक खास प्रकार का उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, जो समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे आसाम के लोगों के द्वारा स्टेट लेवल का कार्यक्रम था, उस स्टेट लेवल के कार्यक्रम में बुलाया गया इसी मुद्दे को लेकर। जब इसी मुद्दे को लेकर वहां बुलाया गया तो वहां पर मुझे ये बड़े पैमाने पर जानकारी उपलब्ध हुई जो पहले नहीं थी। पहले सारे देश भर में इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये जो बांग्लादेश से मुसलमान आसाम में आए हुए हैं और उनको वहां से भगाने के लिए ये आंदोलन कर रहा है। ऐसा एससी एसटी ओबीसी के जो आसाम के लोग हैं उन लोगों के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया गया, ये प्रचार किया गया, और यही प्रोपेगेंडा और यही प्रचार सारे देश भर में किया गया। जब यही प्रोपेगेंडा और यही बात सारे देश भर में किया गया तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि जब मैं आसाम के अधिवेशन में गया तो आसाम के एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने हमें बताया कि हम लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए मना किया जा रहा है, और लगभग 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया, उसमें आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, 14,48,000 एससी एसटी ओबीसी की लोग थे, स्त्री और पुरुष, और केवल 5 लाख मुसलमान थे। यानी मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। आसाम में जो डिटेंशन कैंप, पहला डिटेंशन कैंप 2006 में खोला गया, उस समय कांग्रेस का वहां पर राज था और दिल्ली में भी राज था। तो कांग्रेस ने पहला डिटेंशन कैंप आसाम में खोला। आज कांग्रेस वाले या दूसरे लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रचार करते हैं कि बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, मगर कांग्रेस के राज में पहला डिटेंशन कैंप शुरू हुआ। इस बात को समझने के लिए, जानने के लिए, ये जानना समझना जरूरी है कि कितने लोग ये जो विदेशी घुसपैठिया है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो उनको मुस्लिम नहीं कहते थे, बांग्लादेशी घुसपैठिया। तो बांग्लादेश तो मुसलमानों का देश है, बांग्लादेशी घुसपैठिया कहते ही लोगों को पता चल जाता था कि ये कि मुसलमानों के विरोध का मामला है। तो मैंने आसाम के लोगों को पूछा, क्या आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए निकालने के लिए आप लोगों को, वो कहते थे मुसलमानों घुसपैठियों को निकालने के लिए कहते थे, तो आपके यहां आकर प्रचार करते थे, तो क्या आप उस आंदोलन में सहभागी थे? कहा हम लोगों ने, हमारे ही बहुसंख्यक लोग हैं,
और हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं उन लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए इन्होंने मुस्लिम विरोधी आंदोलन चलाया। और हम SC ST OBC के लोगों ने, उन लोगों ने गुमराह करने के आधार पर हम लोगों को आंदोलन में शामिल करवाया। हम लोग उस आंदोलन में शामिल हो गए और आंदोलन में शामिल होने के बाद हमारा समर्थन लेके वो आंदोलन में उन्होंने हमको कहा कि मुसलमानों को खदेड़ना है, बांग्लादेश में वापस भेजना है। जब उन्होंने ऐसा किया तो हमारे SC ST OBC के लोगों का ही साथ लेकर किया। हमारे लोगों ने ही, SC ST OBC के लोगों ने ही उनको साथ दिया। और अभी जब आसाम के अधिवेशन में मैं गया तो आसाम के लोगों ने, SC ST OBC के लोगों ने मुझे कहा कि हमारे लोगों को नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। और बाद में मेरे पास आंकड़ा आया 14,48,000 SC ST OBC के लोगों को विदेशी नागरिक घोषित किया गया और उनके सारे अधिकारों को छीन लिया गया। उनके वोटिंग राइट को छीन लिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया गया, उनको डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया। तो इतना सारा षड्यंत्र किया गया, इतना भयंकर काम किया जा रहा है। तो सारे देश भर में प्रचार क्या हुआ? कौन किसने प्रचार किया? पहली बात, सारे देश भर में पहले तो कांग्रेस ने प्रचार किया कि ये जो CAA है, NPR है, NRC है, NRIC है, ये मुस्लिम विरोधी है। कांग्रेस ने प्रचार किया ये मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी ने प्रचार किया ये मुस्लिम विरोधी है। कम्युनिस्टों ने प्रचार किया ये मुस्लिम विरोधी है। समाजवादियों ने प्रचार किया ये मुस्लिम विरोधी है। मीडिया ने, सारे देश के मीडिया ने प्रचार किया ये मुस्लिम विरोधी है। समाजवादी लोगों ने प्रचार किया मुस्लिम विरोधी है। NGO के लोगों ने प्रचार किया, हाई कास्ट NGO के लोगों ने प्रचार किया ये मुस्लिम विरोधी है। जब इतनी सारे संगठनों ने नेशनल मीडिया में, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में प्रचार किया, सो कॉल्ड नेशनल मीडिया में प्रचार किया ये मुस्लिम में विरोधी है, तो सारे देश का मुस्लिम जाग गया। सारे देश भर का मुस्लिम जाग गया कि ये तो हमारे विरोध में है। मगर इसके पीछे इन ब्राह्मण संगठनों का मकसद था। ब्राह्मण संगठनों का क्या मकसद था? जैसे कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन है, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन है, RSS ब्राह्मणों का संगठन है, बजरंग दल और ये सारे संगठन उनके हैं, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों का संगठन है, मीडिया ब्राह्मण बनिया के नियंत्रण में है, समाजवादी आंदोलन भी उनके ही नियंत्रण में है, NGO भी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के नियंत्रण में है। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, ये ब्राह्मण संगठनों ने प्रोपेगेंडा किया कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है। दो लोगों पर अलग अलग परिणाम और प्रभाव पड़ा। मुसलमानों पर परिणाम हुआ कि ये षड्यंत्र हमारे खिलाफ किया जा रहा है, वो सारे देश भर में जाकर खड़े हो गए। एक परिणाम हुआ। दूसरा, SC ST OBC के ऊपर क्या परिणाम हुआ इस प्रोपेगेंडे का? मुसलमानों के विरोध में है, हमें क्या करना है। SC ST OBC के ऊपर यह परिणाम हुआ कि तो मुस्लिम विरोधी है, हमें क्या करना है, ये तो हमारे विरोध में है नहीं। ब्राह्मणों का षड्यंत्र था
कि ये मुसलमानों के विरोध में है, ऐसा प्रचार किया जाए। क्यों प्रचार किया जाए? तो इससे दो फायदे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा इससे दो फायदे हैं। क्या? मुसलमान जाग जाएगा, मुसलमान जागेगा तो प्रतिक्रिया करेगा, जब वो प्रतिक्रिया करेगा तो इसे हम लोग हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जब मुसलमान प्रतिक्रिया करेगा तो प्रतिक्रिया में SC ST OBC के ऊपर प्रतिक्रिया होगी, और वो जो ब्राह्मणवादी संगठन हैं वो उनको ये समझाएंगे तो मुसलमानों के विरोध में है, तुम्हारे विरोध में तो है नहीं। तो वो मुसलमानों के विरोध में प्रतिक्रिया से ब्राह्मणों के साथ सट जाएंगे, ब्राह्मणों के साथ इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरह से बहुसंख्यक लोग ब्राह्मणों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे मुस्लिम विरोध के प्रतिक्रिया में। मुसलमानों ने ये माना ये हमारे विरोध में है, मुसलमानों ने ये समझा कि ये जो कांग्रेस है ये हमारे फेवर में काम कर रही है, बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है ऐसा प्रचार कर रही है, तो उससे उनको जागने का मौका मिल रहा। दूसरा, जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो मुसलमानों के बीच में जाकर के जगाने का काम करने लग गए, और मुसलमानों की प्रतिक्रिया होने लगी कि कम्युनिस्ट लोग हमको जगाने का काम कर रहे, समाजवादी लोग हमको जगाने का काम कर रहे, और मीडिया के लोग हमको जगाने का काम कर रहे, ऐसा ओपिनियन मुसलमानों का बना। मगर वो लोग मुसलमानों को जगाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे कि ये कानून मुसलमान विरोधी है, ये कहने का मकसद मुसलमानों को जगाने का मकसद नहीं था, इसके पीछे मुसलमानों को जागृत करने का मकसद नहीं था, इसके पीछे मुसलमान अगर जाग गए तो प्रतिक्रिया करेंगे तो हमें हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना आसान होगा, और फिर मुसलमानों के समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा, और इस तरह से हिंदू हिंदू हो जाएंगे, मुसलमान मुसलमान हो जाएंगे, और इस तरह से SC ST OBC को हिंदू बनाकर ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। ये मकसद था। मुसलमानों के अंदर लैक ऑफ लीडरशिप होने की वजह से, जैसे आजादी के आंदोलन में मुसलमानों के पास लीडरशिप थी, वैसी लीडरशिप ना होने की वजह से मुसलमान ब्राह्मणवादी लोगों का षड्यंत्र भापने में कामयाब नहीं हो रहा है। साधारण मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के साधारण लोग अपने नेतृत्व से राह लेते हैं, राह दिखाने का काम नेतृत्व करता है, मगर यहां मुसलमानों ने भी मान लिया कि ये हमारे विरोध में है। वो ब्राह्मणवादी मीडिया ने भी कहा कि ये मुसलमान विरोधी है। उन्होंने इस बात को सोचा नहीं कि इसका परिणाम SC ST OBC के ऊपर होगा। ये बहुसंख्यक लोग हैं, इनकी संख्या देश में 74.5% है। अगर इतने सारे लोग प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों के कैंप में ढकेल दिए जाते हैं तो मुसलमानों का संकट कम नहीं होगा, मुसलमानों का संकट और बढ़ जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। अगर बहुसंख्य लोग एक साइड में खड़े हो जाते हैं और मुसलमान के नाम पर चाहे कितना भी चिल्लाते रहे, तो वो लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं आपको हमने 29 जनवरी को भारत बंद करवाया, बहुजन क्रांति के द्वारा भारत बंद करवाया सारे देश भर में। मीडिया वाले ने क्या प्रचार किया? ब्राह्मणों के मीडिया ने, शाहीन बाग वालों ने भारत बंद करवाया। इसका मतलब है उन्होंने लोगों को मैसेज दिया ये तो भारत बंद मुसलमानों के द्वारा किया गया। शाहीन बाग के लोगों को भी खुशी हुई, चलिए हमने बंद नहीं करवाया और हमको श्रेय मिल रहा, बड़ी खुशी है। उनको ये राजनीति समझ में ही नहीं आ रही है कि इससे उनका भारी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? जब प्रतिक्रिया में बहुसंख्यक लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे
तो वो चाहे भारत बंद करे मुसलमान के नाम पर, उनकी बात मानने वाली नहीं है। उनकी बात मानी नहीं जाएगी। तब तक नहीं मानी जाएगी जब SC ST OBC के जो लोग हैं वो तब तक, जब तक इसके विरोध में खड़े नहीं होंगे, और जब तक इसके विरोध में खड़े नहीं होंगे तब तक इस कानून का आधार कोलैप्स नहीं हो सकता। ये बात मुसलमानों ने समझने का काम करना चाहिए था, नहीं समझा, और ना समझने की वजह लैक ऑफ लीडरशिप है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, यह प्रचार करने के पीछे दूसरा एक और बड़ा मकसद था। वो मकसद क्या था कि SC ST OBC के लोगों को अंधेरे में रखा जाए और अंधेरे में रखकर इनको ही नागरिकता के अधिकार से निकाल दिया जाए। ऐसे हुआ। 19,48,000 में से 14,48,000 SC ST OBC को नागरिकता के अधिकार से निकाल दिया गया। जब SC ST OBC के लोगों को, 14,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया, तब यह बात सिद्ध हो गई कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि ये कानून केवल मुस्लिम विरोधी है, आंकड़ों ने यह प्रमाणित कर दिया कि मुसलमानों की संख्या 5 लाख थी और 14,48,000 का मतलब है 3 गुना ज्यादा SC ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब उसका जो दूसरा मकसद था कि ये केवल मात्र मुसलमानों के विरोध में है, ऐसा प्रोपेगेंडा करने के पीछे, ऐसा प्रोपेगेंडा करने के पीछे जो दूसरा बड़ा मकसद था कि SC ST OBC के लोगों को अंधेरे में रखा जाए और अंधेरे में रखकर उनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, ऐसा करने में भी वो कामयाब हो गए। यानी दोनों मकसद पूरा करने में कामयाब हो गए। तो इस तरह से, मगर हम लोगों ने जब इसके विरोध में सारे देश भर में स्टैंड लिया, बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लोगों को जगाने का प्रयास किया, मगर वो वन वे प्रोपेगेंडा इतने बड़े पैमाने पर किया गया था, क्योंकि नेशनल मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा किया था, इसलिए वो हर आदमी के पास पहुंच गया। और हम लोग जो कह प्रचार कर रहे थे वो कार्यक्रमों में आने वाले लोगों तक ही सीमित था, कार्यक्रमों में आने वाले लोगों तक लिमिटेड हो रहा था, और इस वजह से ये बात, इसका परिणाम इस तरह से निकला। तो उस दौरान मुस्लिम साथियों के द्वारा ये कहा जा रहा था, मुस्लिम साथियों के द्वारा ये बताया जा रहा था, हम लोगों को बताया जा रहा था कि आपके लोग कार्यक्रमों में कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना हजरत मालेगा वाले, क्या नाम उनका, अब्दुल हमीद अजहरी साहब। तो अजहरी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कल तक मैं इनके कार्यक्रमों में जा रहा था, CAA NRC NPR आने के पहले जब मैं जा रहा था तो आपके कोई आदमी दिखाई नहीं देते थे इनके कार्यक्रमों में, और 2-4-5 टोपियां जब दिखाई देती थी नमाज वाली, तो मैं मेशराम साहब को स्टेज पर कहता था कि 2-4 टोपियां दिख रही है, तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ बात बताता। मैंने कहा जरूर बताओ, 2-4 लोग भी हमारे काम के हो सकते हैं। मगर CAA NRC और NRIC और NPR के बारे में जब दुश्मनों ने केवल मुसलमानों को जगाने का कार्यक्रम किया, तो बड़ी संख्या में मुसलमानों का सहभाग कार्यक्रम में होना शुरू हो गया।
मगर उसके प्रतिक्रिया में SC ST OBC के लोग वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी समस्या ही नहीं है। इस वजह से वो जो लोग हैं वो लोग कार्यक्रमों में नहीं आते थे। तो वो कहते थे कि आपके लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो नेशनल लेवल पर मीडिया जो शैतानी का खेल खेल रहा था, मुस्लिम लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, ये षड्यंत्र समझ नहीं पा रहे थे, ये लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से समझ नहीं पा रहे थे। ये बात साथियों समझना जानना बहुत जरूरी है। SC ST OBC के लोगों को भी जानना समझना जरूरी है और मुस्लिम समाज के लोगों को भी, जो दानिश्वर लोग हैं उनको भी समझना जरूरी है। SC ST OBC के 14,48,000 लोग नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिए गए। तो अब हम ये समझ रहे हैं, अब हमको ये बात समझ में आ रही है कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये CAA, NRC, NRIC ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। ये जो है ये वास्तव में SC ST OBC के विरोध में है। मगर SC ST OBC के लोग इस देश में बहुसंख्यांक है, उसके विरोध में अगर कोई ब्राह्मण स्टैंड लेता है, अगर वो स्टैंड लेता है तो वो बहुसंख्यांक लोग इकट्ठा हो जाएंगे देश भर में और फिर इन लोगों का बंदोबस्त कर देंगे। इसलिए खुल्लम खुल्ला उनके विरोध में कोई स्टैंड ले नहीं सकते। जब खुल्लम खुल्ला इसके विरोध में कोई स्टैंड ले नहीं सकते तो इसलिए उनके बीच में उन्होंने ये कानून केवल मुसलमानों के विरोध में है, इस तरह के प्रोपेगेंडा किया। अब हमें SC ST OBC के लोगों को इससे जाग जाना चाहिए। एक और बात भी मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं कि सरकार ने ये कानून बनाया तो हमारे देश में क्या हालात है, हमारे देश में परिस्थितियां क्या है। परिस्थितियां क्या है तो जब अधिकारी पूछते हैं, हमारे लोगों को पूछते हैं, नौजवान को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बाप जो है वो कब पैदा हुआ, तो वो अपने दादी के पास जाता है कि दादी ये मेरा बाप कब पैदा हुआ। तो दादी उसको कहती है कि तो पूर्णिमा का दिन था, अमावस्या का दिन था, बरसात बहुत पड़ रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी, उस दिन तुम्हारा बाप पैदा हो गया। अब वो दोबारा पूछता है कि दादी वो कौन से साल की पूर्णिमा थी, कौन से साल की अमावस्या थी, कौन से साल की मूसलाधार बारिश थी। तो दादी कहती है पोते को ये तो पता नहीं बेटा कौन से साल की थी, मगर पूर्णिमा का दिन था, अमावस्या का दिन था, दिवाली का दिन था, दशहरे का दिन था और कोई दिन था, तो इस तरह से जुम्मे का दिन था, इस तरह से वो बताती है और उसका कोई अता पता नहीं होता है। ये एक बात है। इसलिए हमारे लोगों के पास जन्म तारीख का कोई पता नहीं है, कहां जन्म हुआ है इसका कोई अता पता नहीं है। तो ये एक जानकारी हमारे देश में है। उसी संबंध में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि 1985 को भारत में यह कानून बनाया गया, जन्म तारीख वाला, बर्थ वाला, जन्म प्रमाण पत्र नोंद करने से संबंध में कानून 1985 को बना। जब कानून ही 1985 को बना तो हमारे लोग अगर सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, हमारे पास तो कोई कागज है नहीं, अगर कागज लेना है तो सरकारी दफ्तरों से ही लेंगे, तो सरकारी दफ्तरों में ही कागज मिलेगा। मगर कानून पास हुआ है 1985 को, तो 1985 के बाद कागज रखना सरकार ने शुरू किया। सरकार कागज मांग रही है 1950 का, तो कहां कागज होगा, कागज कहां से होगा। दूसरी एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूं कि 1951 में जब देश में जनगणना हुई
तो भारत में जो जनगणना हुई, गिनती हुई, भारत सरकार ने उसका रिकॉर्ड तैयार किया। जनगणना का मतलब है रिकॉर्ड तैयार करना। घर घर का रिकॉर्ड तैयार किया गया, आजाद भारत में तैयार किया गया, और उसके घर में जाकर उसको पूछा गया कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष है, कब पैदा हुआ, क्या है उसकी उम्र कितनी है। जब ये सारा रिकॉर्ड 1951 में इकट्ठा किया गया, तो भारत सरकार 1951 का डाटा डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही है? अगर वो डाटा डिक्लेयर करती है तो सारा का सारा डाटा डिक्लेयर होते ही पता चल जाएगा कौन भारत में पैदा हुआ, कौन भारत में पैदा नहीं हुआ। एक बात है, मैंने ये उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं, मगर भारत सरकार ऐसा कर नहीं रही है। उन्होंने कानून बनाया 1985 का, 1985 के बाद उनको कागज मांगने का अधिकार है, उनका अपना कानून है। जब उनका अपना कानून के अनुसार 1985 में बनाया तो 85 के बाद का ही कागज मांग सकते हो, पहले का कागज कैसे मांग सकते हो? वो कागज नहीं मांग सकते। और अगर मांगना है तो 1951 का जो जनगणना हुआ, तो उस जनगणना का डाटा तो भारत सरकार के पास ही अवेलेबल है, कौन भारतीय है कौन भारतीय नहीं है, वो डाटा पहले डिक्लेयर किया जाना चाहिए। वो डाटा वो डिक्लेयर कर नहीं रहे हैं। इसका मतलब है इसके पीछे जो विदेशी लोगों को भारत में खदेड़ना, ये मकसद नहीं है, इसके पीछे गुप्त मकसद है। एक गुप्त मकसद, इसीलिए ये गुप्त षड्यंत्र का मामला है, ऐसे कहा जा सकता है। दूसरा, 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, और उस सिटीजनशिप एक्ट के तहत लगभग 45,000 लोगों को भारत में नागरिकता दी गई। जब 1955 के कानून के अनुसार 45,000 लोगों को भारत में नागरिकता दी गई, इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि 55 के कानून के तहत नागरिकता दी जा सकती है। तो फिर नया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाने की क्या जरूरत है? नया कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। फिर नया कानून क्यों बनाया? इसलिए बनाया गया ताकि कुछ लोगों को विदेशी घोषित किया जाए। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई पाकिस्तानी भारत में आता है, अगर कोई अफगानिस्तानी भारत में आता है, अगर कोई बांग्लादेशी भारत में आता है, तो 14 अगस्त 47 तक तो सारे के सारे भारतीय थे। जब 14 अगस्त 47 तक सारे के सारे भारतीय थे, तो 14 अगस्त 47 के कानून के अनुसार उनको सभी लोगों को भारतीय माना जाना चाहिए, क्योंकि वो सारे भारतीय थे। भारत का विभाजन तो तुम लोगों ने किया तुम्हारे सुविधाओं के अनुसार। अगर तुम लोगों ने भारत में भारत के टुकड़े करने का काम ब्राह्मणों ने लिया, ब्राह्मणों ने फैसला किया, 172 लोगों की कमेटी थी कांग्रेस की, वो कमेटी थी, उसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण भरे हुए थे, और 157 वर्सेस 15 वोटों के द्वारा कांग्रेस महासमिति में भारत के विभाजन के टुकड़े किए गए। तो ये गांधी और नेहरू के नेतृत्व में ये टुकड़े किए गए, तो ये तो तुम लोगों ने किए, ताकि बचे हुए भारत पर ब्राह्मणों को अपना कब्जा करवाया जा सके। अगर ये षड्यंत्र तुमने किया, अगर ये षड्यंत्र तुमने किया, तो निश्चित रूप से ये षड्यंत्र के लिए तुम जिम्मेदार हो, और तुम जिम्मेदार हो तो दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस बात को भी हम लोगों को जानने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसके पीछे जो गुप्त मकसद है, गुप्त षड्यंत्र है, वो गुप्त षड्यंत्र समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो गुप्त षड्यंत्र क्या है? वो गुप्त षड्यंत्र है कि जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भारत में आएंगे तो मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, मुसलमान छोड़कर सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, और वो नागरिकता हिंदू के नाम पर दी जाएगी। इसका मतलब यह है
कि लोगों को कानून बनाकर जबरदस्ती से हिंदू बनाने के षड्यंत्र का मामला है। अगर उसको डिटेंशन कैंप में रख दिया जाता है, 1 साल रखा, 2 साल रखा, 5 साल रखा, 10 साल रखा, आदमी परेशान हो गया, और फिर आरएसएस के लोगों को सरकार ने डिटेंशन कैंप में जाकर सेवा करने के नाम पर अनुमति दी कि जाओ भाई तुम सेवा करो उनकी, तो वो सेवा करने के लिए वहां गए और धीरे से कान में कहा आरएसएस के आदमी ने, काहे के लिए परेशान हो रहे हो भाई, ऐसा करो, इससे निकलने का रास्ता है। ये क्या रास्ता है? एक एप्लीकेशन करो कि मुझे भी हिंदू के नाम पर नागरिकता प्रदान किया जाए। अगर हिंदू के नाम पर नागरिकता प्रदान की जाती है, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, तो कल भविष्य में जब वो लोग SC ST OBC का सर्टिफिकेट मांगने के लिए जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड रहेगा हिंदू का, SC ST OBC का रिकॉर्ड खत्म हो गया। तो ये सारा गुप्त षड्यंत्र है, ये गुप्त षड्यंत्र समझने की जरूरत है। इस षड्यंत्र को समझकर ये सारा का सारा काम करने की आवश्यकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस गुप्त षड्यंत्र को समझने के लिए मैं इतना सारा समय लेकर ये सारी बातें आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं।